हम करने वाले हैं सत्यम में 5 मिनट्स में पूरे साइंस के 16 चैप्टर का ओवरव्यू। यस और नो? तो आप लोग साथ हो गए? तो बेटा चालू करते हैं फर्स्ट नंबर चैप्टर में। फर्स्ट नंबर चैप्टर का नाम क्या है? तो इसमें बच्चों हम पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होगा। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? और रासायनिक अभिक्रिया अगर होता है तो कौन से परिवर्तन आते हैं? किस किस में आता है? कौन बताएगा? उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों रासायनिक समीकरण क्या है। जैसे रासायनिक प्रतिक्रिया होते हैं उनको आप क्या करते हो? प्रतीकों से और सूत्रों से दर्शाते हो, तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। यस और नो? उसके बाद बच्चों देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड ये हो गया। उसके बाद बच्चों हम आते हैं कौन से अभिक्रियाओं के प्रकार में। पहला अभिक्रिया क्या है? संयोजन में है ना उष्माक्षेपी होता है, उष्मा निकालता है। उसके बाद वियोजन में बच्चों उष्माशोषी होता है। उष्माशोषी में बच्चों कौन से टाइप से? पहले हो गया आपका विस्थापन, रिडक्शन। बेटा रिडक्शन में क्या होता है? उपचयन और अपचयन। उसके बाद बच्चों आगे आपका विकृत गंधिता और विकृत गंधिता बच्चों किसके कारण होता है? उपचयन मतलब ऑक्सीजन पदार्थ होते हैं उसमें अगर ऑक्सीजन चला जाए, नाइट्रोजन गैस किससे भरा जाता है? ऑक्सीजन अगर चला जाए तो उसका स्वाद में खराब हो जाएगा। बच्चों विकृत गंधिता कहते हैं। और इसको आप क्या करते हो? उपचयन को रोकते हो। उपचयन के कारण होता है जिसके लिए आप क्या करते हो? नाइट्रोजन गैस। फर्स्ट चैप्टर हमारा। सेकंड चैप्टर में बच्चों आते हैं हमारे अम्ल। बच्चों किसे कहते हैं? अम्ल का मतलब आपको बताया बेटा अम्ल में H+ आयन होता है और अम्ल बच्चों अम्ल को हर बार तो हम चक्के उसको टेस्ट नहीं कर सकते, तो विज्ञान गारा में करने के लिए बहुत सारे सूचक है। कौन से सूचक है? संजय सूचक और बच्चों सूचक। तो ये सारे सूचकों के। उसके बाद अम्ल बच्चों किस किस के साथ अभिक्रिया करता है? धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ। उसके बाद बच्चों देखते हैं अम्ल की प्रबलता। अम्ल और क्षारक में बच्चों क्या इक्वल होता है कि हाइड्रोजन दोनों में होता है? एक में होता है H+ और दूसरे में होता है। उसके बाद बच्चों देखेंगे अम्ल और क्षारक दोनों मिलते हैं, अगर एक साथ मिल जाए तो क्या सृष्टि करते हैं? लवण और। लेकिन बच्चों जब लवण और जल बनाते हैं तब भी देखते हैं कि लवण के 3 परिवार बन जाते हैं। तो आगे जाके हम देखेंगे जैसे लवण के बच्चों अम्लीय लवण, अगर अम्ल बच्चों दोनों क्या हो? प्रबल हो तो क्या बन जाएंगे? दोनों बच्चों अम्ल और क्षारक दोनों अगर क्या हो? दुर्बल हो तो भी। लेकिन कोई अम्ल ज्यादा अगर हो, क्षार कम हो तो बच्चों अम्लीय लवण, और क्षार ज्यादा हो, प्रबल हो और अम्ल कम हो तो उसे क्षारीय लवण कहते हैं। बहुत अच्छे। उसके बाद बच्चों हम प्रबलता के बारे में पढ़ते हैं। पीएच स्केल। पीएच स्केल में बच्चों क्या होता है? आप अम्ल और क्षारक की प्रबलता को मापते। उसके बाद बच्चों दैनिक जीवन में आपका आगे लवण परिवार। बेटा लवण परिवार में आप देखते हो कि भाई लवण कैसे बनते हैं। मैंने बता दिया अम्ल प्लस क्षारक इक्वल लवण प्लस जल। उसमें भी देखते हैं कि लवण से कौन सा रसायन है, क्या क्या रसायन है बता दो। और बेटा इसके सारे के सारे ये जो है इसके आपको रासायनिक सूत्र और उसके उपयोग भी लिखना पड़ेगा। ऐसे करके हमारा सेकंड चैप्टर खत्म। थर्ड चैप्टर में आते हैं नाम क्या है? धातु। हमें जितने मोजले ने जो टेबल बनाया अब तक के 118 धातु अधातु और उपधातु है, उसमें 93 क्या है? आपका 7 क्या है? और आपको बच्चों धातु और धातु की अगर भौतिक गुणधर्म की बात किया जाए, धातु का आप कर लो। जैसे धातु का क्या है बच्चों? पत्थर होता है, चमक होता है उसमें। और बेटा इसके साथ साथ ना कुछ इसके बात भी है। जैसे कौन सा धातु ऐसा होता है जो कि बच्चों ठोस ना होकर द्रव में होता है? क्या होता है? ऐसे कौन से धातु है जो बच्चों क्योंकि ज्यादा धातु में क्या है? गैस फॉर्मेट में और किस फॉर्मेट में होते हैं? लेकिन कौन सा ऐसा अधातु है जो कि बच्चों नहीं। तो इस प्रकार का हम धातु के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों करेंगे कि धातु जो है और अधातु जो है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम पढ़ने वाले धातु के क्रियाशीलता। ये सुनो, आप मुझे बताओ कि सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे। ऐसे 1-2 धातु बताओ जो बहुत क्रियाशील है। पहले मैग्नीशियम बहुत अच्छे। उसके बाद बच्चों मध्यम क्रियाशील धातु। उसके बाद
और बच्चों हमारा इस चैप्टर में बहुत अच्छे पॉइंट आते हैं कि सक्रियता श्रेणी को ध्यान में रखते हुए धातु का परिष्करण करना। परिष्करण में बच्चों जो महत्तम मतलब ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जो उच्चतम क्रियाशील होते हैं, उसको करने के लिए क्या करना है, विद्युत विभेदन। जो मध्यम क्रियाशील होते हैं बच्चों, ओ धातु अयस्क के रूप में हम लोगों को फॉर्मेट में मिलता है, सल्फाइड। और बेटा सल्फाइड होगा तो मुझे बताओ किस स्थिति से करते हैं, ऑक्साइड होता है। कैसे करके बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर चैप्टर जिसका नाम है कार्बन। बच्चों आप लोगों को पता है कार्बन जो होता है, सी जो होता है उसका कितना होता है, क्रमांक 6, ठीक है। और इसीलिए बच्चों उसको क्या कहते हैं, चतुस्सरणी, क्योंकि बाहर उसके 4 होते हैं। तो कार्बन बच्चों ऐसा है कि इसीलिए इसका चैप्टर है। बहुत सारे मतलब ऐसे बहुत ही कम चीज होते हैं जिसमें कार्बन ना पाया जाता हो, जिसको जला और धुआं निकले उसमें क्या है, कार्बन। तो यहाँ पे बच्चों कार्बन के टॉपिक में कार्बन के बहुत सारे यौगिक के बारे में बताया गया है। पहला क्वेश्चन आता है कि कार्बन ये जो चतुस्सरणी है कैसे बना लेता है, ये सुनो। उसके बाद बच्चों कार्बन जो यौगिक बनाता है उसको 2 भाग में डिवाइड किया है। कौन सा? एक होता है हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है प्रकार्बन। हाइड्रोकार्बन बच्चों 3 होता है, एक होता है एल्केन, एल्कीन और एकल, द्वि और त्रि। इसमें बच्चों सारे आ गए, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे आ गए। उसके बाद बच्चों आता है आपका क्या, हेलोजन में बच्चों ब्रोमीन आ गया, क्लोरीन आ गया, और बच्चों दूसरा जो होता है वो क्या है, ऐसे बच्चों करके हमारा ये होता है। लेकिन लास्ट में क्या आता है कि साबुन और अपमार्जक में हमारा किसका यूज होता है, इस कार्बन का। समझ में आ रहा है। इसके साथ बच्चों हमारा 4था चैप्टर खत्म। 5वें चैप्टर में आते हैं बच्चों, नाम क्या है, आवर्त सारणी में बच्चों पहले हम कौन सा पढ़े, उसके बाद सीमाएं। और बच्चों मोजने में आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे अगर 18 समूह और 12 आवर्त, नहीं 7 आवर्त। तो बच्चों ये 7 आवर्त में जैसे जाएगा परमाणु के आकार क्या होगा, खिंचते जाएगा, छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाएगा बढ़ते जाएगा। किस प्रकार ऊर्जा बच्चों बढ़ते जाता है कि घटते जाता है, ये सब आपको ये करना है। और डोबेरिया में बच्चों क्या लाभ है, किस प्रकार से रखा गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। इस प्रकार से हमारा 5वां चैप्टर खत्म। 6ठे चैप्टर में बच्चों आते हैं, पहले आपको हमारे शरीर में बच्चों जो प्रक्रम होते हैं उसके बारे में बताया गया है। कोई भी जीव को जीवित रहने के लिए, कार्य करने के लिए प्रक्रम को होना बहुत आवश्यक है, जिसमें बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, पाचन तंत्र। इसके साथ साथ बच्चों वायु शोषण क्या है, अवायु शोषण क्या है, उसका आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा, ये सुनो। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा कौन सा चैप्टर खत्म, 7वें चैप्टर में बच्चों आया 2 चीज, हॉर्मोन्स और बच्चों तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में आप लोग को बच्चों नर्वस सिस्टम आ गया, पूरा नर्वस सिस्टम। तो उसमें बच्चों क्या होता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मिडल नर्वस सिस्टम, और बच्चों आपके जितने सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। उसमें बच्चों आपका क्या आ गया कि कैसे आपका तंत्रिका कोष काम करता है, जिसको बच्चों क्या कहते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में आपको आ गया। इसके साथ साथ पादप हार्मोन्स और जंतु हार्मोन्स का बच्चों, क्योंकि बहुत सारे कार्यकलाप करने में, हमारी वृद्धि को नियंत्रित करने में, हमारी चिंता को नियंत्रित करने में इसमें हार्मोन्स का रोल बड़ा होता है। और बच्चों हमारे अंदर का जो भी संवेदना है, जो भी क्या है सूचना है, उसको वर्क करने के लिए क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। यस और नो। तो ये वाले चैप्टर हमारा बच्चों इस प्रकार से खत्म। 8वें चैप्टर में आते हैं क्या, जनन। जनन के बारे में बच्चों 2 चीज होता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी जाति हो, मनुष्य जाति हो कि प्राणी जाति हो, कोई भी हो, उनका वंश। आज बच्चों हम मनुष्य को क्यों देख पा रहे हैं, आज हम विभिन्न पशु पक्षियों को क्यों देख पा रहे हैं, जो जैव विविधता है वो नजर क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वंशों का वृद्धि हुआ होगा। और वंश वृद्धि होने के लिए बच्चों क्या जरूरी है, जनन करना। जनन बच्चों ये जो है, ये नहीं कि भाई ये बहुत ही आवश्यक है, कोई प्राणी का, बाकी के जो हमने 4 प्रक्रम पढ़ा था वो बहुत आवश्यक है किसी को ना, सबको जीवित रहने के लिए। लेकिन जनन ना करो तो प्राणी मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर भी वंशागत उन प्राणी को देखा जा सके, इसलिए बच्चों क्या होता है, जनन होता है। तो जनन में बच्चों हमने देखा कि अलिंग जनन होता है और लिंग जनन। अलिंग जनन में बच्चों हमने क्या क्या देख लिया, बताओ। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं पेड़ों की बात करूं तो पेड़ों में बच्चों क्या होता है, अगर फूल को छोड़ के बाकी के जो अंगों से जन्म होता है उसको क्या कहते हैं, कायिका। कौन से ऐसे अंग होते हैं जिससे बच्चों जन्म हो सकता है, ये बच्चों हो गया। उसके बाद बच्चों हम लिंग जन्म में आते हैं। लिंग जन्म में बच्चों पुष्प, पेड़ों का हो गया पुष्प, और बच्चों पशुओं का क्या हो गया, नर जनन। और उसके बाद बच्चों है ना कि कैसे मतलब जनन प्रक्रिया को रोकने के लिए या तो कौन से गर्भ निरोधक होता है बच्चों, टी होता है। उसके बाद क्या होता है, शल्य चिकित्सा। ये बच्चों बहुत सारे से होते हैं, जैसे क्या किया जा सकता है, ये जो जनन प्रक्रिया को क्या सकता है रोका जा सकता है। उसके बाद बच्चों 9वां आ गया अनुवंशिकता। अनुवंशिकता में बच्चों आपको पता है 23 और 23 युग में बनके क्या बनते हैं, नेक्स्ट जनरेशन बनते हैं। और बच्चों इससे क्या होता है, जो हार्मोन का होता है ना, हार्मोन नहीं, आपका बच्चों अनुवंशिकता गुण किसमें होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। और ये बच्चों क्या करता है, जब स्त्रियों का क्या होता है,
स्त्रियों का क्या होता है अंडर, और पुरुषों का इस पर ये जो बच्चों बनता है ये भी कुछ कोष है। तो ये जो बनता है बच्चों कोष विभाजन से बनता है। किससे? कोष विभाजन। और बच्चों इनका 23 युग्म और इनका 23 युग्म बनके क्या होता है 46 होता है, और नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट डीएनए में ये ट्रांसफर होता है। ये सुनो। और इसमें बच्चों हमने देख लिया मेंडल का, मेंडल में बच्चों की कैसे बनता बहुत अच्छे। और बच्चों हमने देखा कि डीएनए चेंज से जो परिवर्तन होता है उसको कौन सा परिवर्तन कहते हैं, और एक परिवर्तन होता है बच्चों क्या उपार्जित लक्षण का। एक बच्चों डीएनए के वजह से परिवर्तन आता है जो कि बहुत माइनर होता है, लेकिन उपार्जित लक्षण बच्चों क्या होता है ये आएगा उपार्जित लक्षण। जैसे कोई जिम कर लिया, बॉडी बना लिया, ठीक है, उसके बाद बच्चों कोई जाके आईएएस बन गया, कोई ज्यादा पढ़ के, तो ये बच्चों वंशानुगत नहीं है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो ये उपार्जित लक्षण है। ये सुनो। और बच्चों है ना हमने इस चैप्टर में एक प्रत्यावर्ती क्रिया हमने छोड़ा है। प्रत्यावर्ती क्रिया किसमें 7वें चैप्टर में आने के बहुत चांस है। जैसे हमने गर्म पानी को छू लिया और बच्चों वहां से जो सेंस जाएगा वो मेरू ऐसे होकर मस्तिष्क तक जाएगा नहीं, और हम फटाक से छोड़ देते। तो बच्चों ये एक प्रत्यावर्ती है और ये क्या है, और इसमें 9th चैप्टर में हमने क्या देखा, नहीं अनुवंशिक में नहीं, उपार्जित। ये दोनों बता प्रतिवर्ती क्रिया उपार्जित लक्षण ये कहीं ना कहीं भी रिलेटेड थोड़ा सा है। अब बच्चों आते हैं 10 नंबर चैप्टर में। एक तो निटल मतलब जो थोड़े थोड़े क्या होते हैं हाथी के दबोचने से क्या होता है परिवर्तन हुआ है, वो वाला एक हो गया। दूसरा बच्चों आपका जीवाश्म वाला आएगा। जीवाश्म वाला बच्चों कंप्लीट जीवाश्म बनने के लिए कितना टाइम लगता है, बहुत वर्ष लग गए। इसके बाद बच्चों ने पढ़ा। उसके बाद बच्चों हमारा आता है 10th नंबर चैप्टर। कौन सा 10th नंबर बच्चों प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन में बच्चों आपने देखा होगा कि भाई गोलीय दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण में बच्चों उसके सारे पॉइंट्स आते हैं। मुख्य सबसे क्या है ये सुनो, ये बच्चों की बात क्या है, फोकस दूरी क्या है, ये बच्चों सारे आगे। उसके बाद है ना आपको अवतल दर्पण में बिंब कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ में बनते हैं, ये बच्चों आप लोग के आ जाएंगे। ये सुनो, जैसा अनंत पर रखने पर बच्चों कहाँ में बनता है F पर, और बेटा अनंत और C के बीच में रखने पर कहाँ पे बनता है, और बेटा अगर हम C पे रख दे तो बेटा हमने C और F के बीच में रख दिया, अनंत और C के बीच में। और बेटा अगर हम F और P के बीच में रख दिया दर्पण के बीच में। और यही बच्चों सिलसिला किसके बारे में है, कौन से बारे में, और उत्तल दर्पण। और उसके बाद बच्चों आपका आता है ये जो बच्चों है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण में आपको लोगों को पता है कि क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। और बच्चों बिंब से इक्वल टू बच्चों प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। इसके बाद बच्चों आपका परावर्तन का नियम आ जाता है। ये सुनो आप एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और बच्चों जो 3 है आपतित किरण, उसके बाद अभिलंब, ये हो गया बच्चों। उसके बाद है ना हम अपवर्तन में आएंगे। अपवर्तन कैसे बच्चों, एक तो है ना अपवर्तन किसे कहते हैं, ये आ जाएगा कि भाई दो माध्यम अलग अलग हो जाए। एक होता है सघन से विरल आए या तो विरल से सघन। तो प्रकाश का किरण क्या होता है, अभिलंब से या तो थोड़ा सा, ठीक है बच्चों मुझे बताओ, अगर सघन से मतलब विरल से सघन में आए तो क्या होगा, अभिलंब। और अगर बच्चों विरल से सघन की तरफ अभिलंब से, तो बेटा आपने जो कांच का स्लेब होगा उसमें देखे कि भाई जो किरण पड़ता है उसको आपतित किरण कहते हैं, जो घूमता है उसको क्या कहते हैं अपवर्तन, और जो जाता है उसको निर्गतित। और ये वाला बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो यहाँ पे पिन लगा के ना हम उसको अभिक्रिया मतलब पूरा क्रियाकलाप किए भी होंगे। उसके बाद बच्चों अपवर्तन के नियम आता है। उसके बाद बच्चों ये दोनों के बाद है ना आप लोग किसके बारे में पढ़ते हो, लेंस के बारे में। लेंस में बच्चों वैसा है, लेंस में आप लोग देखोगे लेंस का सूत्र क्या है, दर्पण में दर्पण का सूत्र क्या है, ये आ गया है। उसके बाद बच्चों आप मुझे बताओ लेंस में जो पावर क्या है, लेंस का पावर क्या है, P = 1/f। उसके बाद बच्चों आपको पता है कि P का मतलब उसका डायप्टर क्या होता है। तो बच्चों 11 चैप्टर का नाम क्या है, रंग बिरंगे। इसमें हमारा मेन पॉइंट आएगा मानव का नेत्र कैसा होता है। मानव के नेत्र के बारे में बच्चों आपको चित्र बना के सारे दर्शन आए। उसके बाद बच्चों क्या आता है कि आपका दीर्घ दृष्टि दोष। बच्चों दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब आपका क्या होता है, निकटतम बिंदु दूर होता है। और बच्चों निकट दृष्टि दोष का मतलब आपका अनंत बिंदु, और जरा दृष्टि दोष में नो होता है। और इन दोनों के लिए बच्चों आपको कौन सा लेंस यूज करना है ये आपको आ जाता है। उसके बाद बच्चों है ना हम देखेंगे कि वायुमंडल में अपवर्तन का प्रभाव क्या क्या होता है बच्चों अपवर्तन का। विलंबित सूर्योदय। उसके बाद बच्चों है ना आपके अपवर्तन की वजह से बच्चों क्या बनना होता है, इंद्रधनुष बनना। ये सुनो ये सारे हो जाता है। उसके बाद बच्चों आपका क्या प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव। इसमें बच्चों क्या क्या आता है मुझे बताओ। एक तो आकाश नीला हो जाना। उसके बाद बच्चों
हाँ, तो बेटा ये सारी चीजें आपके होके ये 11 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद बच्चों आपका आता है 12 नंबर चैप्टर। 12 नंबर चैप्टर विद्युत है। विद्युत क्या है, विद्युत धारा क्या है, एम्पीयर क्या है, का नियम क्या है, विद्युत का तापीय प्रभाव क्या है, जूल तापन नियम उसके बाद बच्चों श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम। बच्चों हमारे घर में जो यूज होता है कौन से क्रम में, पार्श्वक्रम। श्रेणी क्रम में हानियां होता है और पार्श्वक्रम में बहुत अच्छे। उसके बाद बच्चों हम चले जाते हैं कि इसमें आगे फ्यूज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। फ्यूज में कौन सा वायर यूज होता है, निक्रोम का वायर, जो बच्चों ताप होने पर जल जाता है। और बच्चों ताप जो जूल का तापन नियम है उसको कौन से सूत्र से बताया है, बहुत अच्छे। उसके बाद बच्चों आगे जाके इसका खत्म। नेक्स्ट बच्चों आता है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो बच्चों चुंबक जो होता है, चुंबक क्या करता है पता है आपको, नॉर्थ साउथ उसके दो ही होते हैं। तो उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लक्षण क्या है। जैसे बच्चों जैसे नॉर्थ से साउथ जाता है ना, वैसे वैसे पास उसके जो अक्ष होते हैं उसमें बढ़ते जाते हैं, लेकिन अंदर पैरेलल होते जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम क्या देखते हैं, परिनलिका। परिनलिका मतलब वायर होंगे, उसके अंदर क्या होगा, एक छोटा सा धातु मतलब कोई भी लोहा का छड़। और बच्चों वो किसका काम करना चालू करता है, जब उसमें विद्युत प्रवाह करोगे तो वह चुंबक का काम करना चालू करता है, उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। और बच्चों विद्युत चुंबक का यूज करके हम क्या करते हैं, मोटर और विद्युत जनरेटर के बारे में बात करते हैं। मोटर बच्चों आप लोगों को विद्युत मोटर आ गया। और इसमें बच्चों है ना मैक्सवेल का, कि अगर विद्युत बच्चों प्रवाह, अगर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैक्सवेल का लॉ, राइट हैंड लॉ। उसके बाद बच्चों फ्लेमिंग का 2 होता है। विद्युत मोटर में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लॉ, फ्लेमिंग का। ठीक है, ये बच्चों हो गया आपका फादर, F फॉर फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया बच्चों जनरेटर। इसको ऐसे अरेंज करके बच्चों क्या कर सकते हो, अगर इस साइड फोर्स है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो बच्चों करंट इस साइड प्रोवाइड हो। और बच्चों राइट हैंड में हम जनरेटर पढ़ लेते हैं। ये सुनो, ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया आपका विद्युत बच्चों करंट फ्लो। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम आते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। इसमें बच्चों कैसे विद्युत में तार है, कौन सा उदासीन तार है, और बेटा ये सारे बच्चों घरेलू विद्युत परिपथ। 14 चैप्टर में बच्चों आपका आता है ऊर्जा और ऊर्जा का स्रोत। तो बेटा उसके गैर पारंपरिक ऊर्जा और बेटा पारंपरिक ऊर्जा में क्या क्या आ जाता है बताओ। और बेटा गैर पारंपरिक ऊर्जा का एक दो बता दो। सौर ऊर्जा। 15 नंबर चैप्टर में बच्चों हमारा क्या आता है कि कैसे पर्यावरण के बारे में आता है। पर्यावरण में बच्चों परितंत्र क्या है, आहार श्रृंखला क्या है, उसके बाद बच्चों आपका आता है जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। ऐसे होके खत्म। अब बच्चों 16 नंबर चैप्टर में क्या है, वन के बारे में आता है, पर्यावरण के बारे में आता है, 5 बार आ जाता है वन के बच्चों स्टेकहोल्डर्स क्या है। उसके बाद बच्चों अमृता देवी डिस्प्ले वाला, और बेटा वहाँ पे उसके बाद बच्चों लास्ट में 5 बार आता है। और इस प्रकार से बच्चों हमारे 16 के 16 चैप्टर